अध्याय 1 देख रहे हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान, भारतीय संविधान। हम जानने की कोशिश करेंगे यहां पर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इसको बहुत ब्रीफ में जानेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि अगर कोई गेम हो रहा है, खेल हो रहा है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तीनों में ही बॉल का उपयोग किया जाता है। लेकिन फुटबॉल के अलग रूल है। फुटबॉल में आप बॉल को हाथ से छू नहीं सकते। इसी तरीके से बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में आप फुटबॉल को हाथ से या कहें बॉल को हाथ से छू सकते हैं, यानी हाथ से ही सारा गेम होता है यहां पर। लेकिन अब अगर आप अलग अलग गेम देखें, उनके अलग अलग रूल्स हैं। इसी तरीके से हर एक देश के लिए अलग अलग समाज होते हैं। हर देश का समाज अलग है। कनाडा का इंडिया के बराबर नहीं है। तो हर एक समाज के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लेट डाउन रूल्स होते हैं। वही जो रूल्स होते हैं, वही जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, वो अलग अलग समाज को अलग अलग भिन्नता प्रदान करते हैं। अलग अलग तरीके के कम्युनिटीज़ हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अगड़ी जाति है, पिछड़ी जाति है, SC ST OBC, बहुत सारे लोग हैं। अब ये सब मिलके जब डिसाइड करेंगे, ये सब जब हाँ करेंगे, तभी कुछ रूल्स बना पाएंगे जो सबको एग्रीड अपॉन हो, सबको मान्य हो। यानी आजकल के जो हमारे जो मॉडर्न देश हैं, उनमें एक कॉन्सेंसस होता है। सब लोग सारे जो अलग अलग विभिन्न अलग कहें डिफरेंट सेक्शंस हैं, वो डिस्कस करते हैं, एक रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं। ये जो रिटर्न फॉर्म में एक दस्तावेज लिखा जाता है, और ये जो दस्तावेज है, जो रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, इसी को हम संविधान कहते हैं, इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन। इस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक लिखित दस्तावेज है कि समाज किस तरीके से होना चाहिए, इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो क्या लिखा गया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं और क्या इससे हमें मिलता है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या हमें देता है। सवाल उठता है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक ये पिक्चर दिखाना चाहता हूं। इसमें जो सफेद टोपी में खड़े साहब हैं, ये हैं जवाहरलाल नेहरू साहब। 1934 की बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने कहा कि हमें संविधान सभा चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, उस समय एक स्वतंत्र संविधान सभा के लिए, इसमें केवल हिंदुस्तानी हो, इसकी बहुत बातचीत हुई। और फाइनली दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा बनाई गई। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर जो नेहरू साहब के सामने लोग बैठे हैं, ये लोग मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये लोग मेंबर हैं संविधान सभा के। कुछ करीबन 450 के करीब मेंबर थे। फिर भारत का पार्टीशन हो गया, फिर 299 हमारे रह गए, फिर 284 ने फाइनली साइन किया। ठीक, जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो कैसे 1946 से लेकर दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक जो संविधान सभा है, उसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का संविधान लिखा। अब क्योंकि हिंदुस्तान बहुत सालों से, तकरीबन 150 पौने 200 सालों तक ये ब्रिटिश रूल के अंतर्गत रहा। तो यहाँ पर जो संविधान सभा के मेंबर थे, उनका काम ये था कि जिस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन ने काम किया है, लोगों ने पार्ट लिया है, और जो स्वतंत्रता आंदोलन ने लोगों को एक एस्पिरेशंस दिए हैं, उनको दिखाया है कि हम क्या बनाने वाले हैं, इस देश को क्या देने वाले हैं, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको दर्ज किया, बनाया कंसेंसस से, सबने मिलके। क्योंकि ये ब्रिटिश राज के कुछ मेंबर्स थे, मतलब ब्रिटिश राज में जो थे हिंदुस्तानी थे, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, वहाँ के लोग आए। तो ऐसे मिला के करीबन पौने 300 लोग हो गए थे। और उन्होंने बैठ के ये बात की, जिसको हेड कई राजेंद्र प्रसाद साहब थे, किसी के अध्यक्ष जो BR अम्बेडकर साहब थे। तो आज जितनी भी कंट्रीज हैं, उनके मोस्टली लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसमें थोड़ा सा एक चीज़ हम समझिएगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, इसका मतलब हर सारी जो कंट्रीज होंगी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जिसके पास है, वो आप ये नहीं कह सकते कि वो डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक कंट्री है।
लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री जो होगी उसके पास जरूर अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसको समझ में आया? मैं फिर से बताता हूं। एक कंट्री, एक देश है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने संविधान लिखा हुआ है, इसे कोई चीज नहीं पता चल रही कि वो लोकतांत्रिक कंट्री है। ये जरूरी नहीं है वो लोकतांत्रिक कंट्री हो, लेकिन अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है, तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना ही होना चाहिए। ठीक, मतलब इधर एक जगह ट्रू है, अगर इसका रिवर्स देखा जाए तो वो ट्रू नहीं है, वो सही नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे काम करता है। पहली चीज ये होती है कि ये बताता है आइडियल्स, मॉरल्स, भाई किस तरीके की कंट्री आपको चाहिए। सिटीजन्स, नागरिक को जो कंट्री जिस हिसाब से वो सोचते हैं उस तरीके की कंट्री चाहिए। तो सिटीजन्स के जो लोगों के, नागरिक के एस्पिरेशंस होते हैं, आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, उस हिसाब से, या ये कहे कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, बताता है कि फंडामेंटल नेचर क्या है, मतलब इस सोसाइटी का, समाज का मूल आधार क्या है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है केवल लोगों से नहीं बनता है। ठीक, लोग जो है अलग अलग कम्युनिटी से आ रहे हैं, लोग अलग अलग फेथ से आ रहे हैं, अलग अलग भाषा से आ रहे हैं, अलग अलग रिलीजन से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। तो होना ये चाहिए कि जितने भी बिलीव्स हैं उन सबको एग्री करना पड़ेगा, उन सबके कंसेंसस बनना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन इसी से में मदद करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, प्रिंसिपल्स हैं, जो सारे लोग उस देश के एग्री करेंगे, और जिस हिसाब से एक कंट्री गवर्न होगी, एक देश का शासन होगा, प्रशासन होगा। इसमें यह नहीं बताया जाता है कि किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, बस ये भी है कि कंट्री किस आइडियल्स को मानती है, इस देश के का आधार क्या है, सोच क्या है, मान्यताएं क्या है। उस सोच, मान्यताएं और लोगों के विचारों का प्रदर्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हमारे देश में है। ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है इससे, कि सिटीजन्स, लोग, नागरिक कैसा कंट्री चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं, ये इसकी परिभाषा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान देता है, बताता है। ये लोगों ने ही बनाया है, लोगों के एस्पिरेशन से ही बना है। तो मैं आपको ले जाता हूं अपने पड़ोस में। ये पड़ोसी है नेपाल। वहां पर क्या हुआ, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसी कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन हो जाती है अलग अलग देशों में। हमारा बॉर्डर नॉर्थ अगर हम जाएं तो उत्तर दिशा में, तो नेपाल जो था एक मोनार्की था। जैसे बहुत सारे देश थे, वहां पर किंग थे, राजा साहब जो थे वो पूरे देश को चलाते थे। जो पहला नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसको 1990 में बनाया गया, इसमें यह था कि जो भी फाइनल अथॉरिटी है, फाइनल पावर है, जो फाइनल सत्ता है, वो किंग के पास होगी, राजा के पास होगी। उसके बाद यहाँ के लोगों ने बहुत आंदोलन किया। वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र स्थापित हो जाए। 2006 में वो फाइनली वो जीते, और जो पावर थे किंग के, उन्होंने उनका खात्मा किया। नाउ अभी इनके पास एक नया दस्तावेज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो लोगों ने आंदोलन किया और चीज़ों को हटाया जो नहीं चाहते थे। इसका मतलब यह है कि वो जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए थे, वो वाकई में जो लोग चाहते थे वो उसमें दर्ज नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि नेपाल ऐसा बने, इसीलिए उन्होंने पूरी मेहनत की, आंदोलन किया, और उस आंदोलन का रिजल्ट ये रहा कि फाइनली नेपाल में डेमोक्रेसी आए। ठीक, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि फुटबॉल है, अगर रूल चेंज कर दें तो गेम चेंज हो जाएगा। तो नेपाल मोनार्की से, यानी किंग के राज्य से, वो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट बनी वहां पर। और इसने क्या किया कि उसने क्योंकि सोसाइटी चेंज चाहती थी, तो नेपाल, जो लोग थे नेपाल के, वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बने, और इसीलिए नेपाल के लोगों ने मिलके कई लाखों लोग चले आए काठमांडू, और बहुत दिनों तक प्रदर्शन चला, और उसके बाद डेमोक्रेसी स्थापित हुई। तो हुआ ये चित्र में आप देख पाएंगे कि नेपाल के लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ की, स्ट्रगल किए, आंदोलन किए। एक 1990 में एक स्ट्रगल हुआ था जिसने लोकतंत्र स्थापित किया 12 साल के लिए, 2002 तक।
उसके बाद अक्टूबर 2002 की बात है, किंग ज्ञानेंद्र, इन्होंने ये कहा कि जो ये माओइस्ट लोग हैं जो सरकार के खिलाफ रहते हैं, उनका उसका बहाना बनाया, बैकग्राउंड बनाया, और उन्होंने क्या किया कि सरकार की पावर लेने लगे, आर्मी का यूज़ किया, अपनी आर्मी का, और गवर्नमेंट के पावर लेने लगे। उसके बाद क्या हुआ, ये फरवरी 2005 में वो वाकई में अपने किंग का मतलब सारे पावर लेके बैठ गए। नवंबर 2005 में ये हुआ कि जो माओइस्ट थी उन्होंने बाकी पार्टियों को ज्वाइन किया, उनसे एक 12 पॉइंट्स एग्रीमेंट साइन किया। ये जो एग्रीमेंट था ये बता रहा था कि भाई बहुत सारे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आ जाए और पीस आ जाए, लोकतंत्र आ जाए और शांति आ जाए। 2006 में ये जो पीपल मूवमेंट है ये इतना तेज, बहुत ज़बरदस्त हुआ, जैसे मैंने बताया, 2 4 5 लोग आके बैठ गए और माओइस्ट भी साथ में आ गए इनके। तो किंग ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे कहते हैं रोटी के टुकड़े देते हैं, वो देना शुरू किया, लेकिन लोगों ने माना नहीं। फाइनली किंग जो है दब गए और उनको दबना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज आइए, और उसके बाद गिरिजा प्रसाद कोइराला साहब को इंटरिम वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और उसके बाद 2007 में एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया गया। और उसके बाद देखें कि ये लोग जो आए, ये लोग जो सड़क पे आए, वो इन्होंने देखा कि हमारे जो एस्पिरेशंस है, हमारी जो सोच है, वो कहीं फलीभूत नहीं हो रही है, वो कहीं नहीं आ रही है, और इसके लिए इन्होंने लड़ाई की और फाइनली वो जीते। एक और जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है, जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम है, वो ये होता है कि देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, देश का राजनीतिक व्यवस्था, देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी। पहली चीज़ में जो मैंने आपको बताई थी वो ये था कि सिटीजन की क्या बिलीफ है, लोगों के बिलीफ क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, उसको संविधान दिखाता है। दूसरी चीज़ आती है कि देश का पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके से होगी, देश की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की होने वाली है। हमने अभी जैसे देखा नेपाल के बारे में, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये था, उसमें लिखा था कि जो किंग है, राजा है, वो रूल करेगा और उसके जो मंत्रीगण हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो राज करेंगे। ठीक, अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्लियर बताया गया है कि क्योंकि नेपाल के लिए हो चाहे हिंदुस्तान के लिए हो, उसमें दिया गया है कि समाज कैसे चलने वाला है, और साथ में डिसीजन मेकिंग किसके पास होगी, पावर किसके पास होगी, गवर्नमेंट कैसी होगी, कैसे चलेगी, ये सारी चीज उसमें बताई गई है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में, राजनीतिक व्यवस्था में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन पावर होता है, किसके पास सत्ता होती है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों देश अलग अलग हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि क्या किसके पास कैसे होगा। तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, हम अपने नेता चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और वो अपने पावर, वो सत्ता का इस्तेमाल करते हैं हमारे लिए, वो डिसीजन करते हैं। लेकिन हो सकता है कि जिसको हमने चुना हो, वो हो सकता है कि हम अपने पावर का मिसयूज करने लगे। अगर हम किसी को इलेक्ट भी करते हैं तो हो सकता है वो गलत तरीके से काम करने लगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये हमें सेफ गार्ड देता है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हम इस चीज़ से सुरक्षा करता है कि कोई भी अथॉरिटी इसका मिसयूज ना कर सके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक और क्लास मॉनिटर है, अब इनको किसी एक बच्चे के साथ थोड़ी लड़ाई है, ठीक है। जैसी टीचर बाहर गई किसी काम से, और जैसी वो लौटती हैं, टीचर जैसी लौटती हैं, तो ये सुरेश जो है, इसका नाम है, ये कहते हैं कि ये जो भी दूसरा बंदा है, वो बोले कि ये क्लास में अनिल जो है ट्रबल कर रहा है, ठीक। अब ये बेचारा आराम से बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई दिक्कत है, उसको कोई आपस में कुछ विभेद होगा उनका, तो मॉनिटर ने ये शिकायत कर दी मैडम से। अब मैडम बगैर किसी नाम रीजन, क्योंकि ये मॉनिटर है, यानी ये लीडर है, देश का लीडर है, इस तरीके से मानिए, वो क्या करती है, वो जो सुरेश की बात उन्होंने सुनी और उसके बाद इनको रिप्रिमांड किया, इन्होंने डांटा अनिल को, और हो सकता है कोई इन्होंने इसको पनिशमेंट भी दी हो, ठीक। तो फिर उस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसको मानना पड़ा और उसकी मैडम की बात सुननी पड़ी। इसका मतलब ये जो मॉनिटर है, ये अपनी पावर का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, जो लोकतांत्रिक सोसाइटीज़ है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं ताकि हमारी सुरक्षा हो सके कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल अथॉरिटी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर मिसयूज ना कर सके। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं, मूल अधिकार लिखे हैं,
यहाँ पर आपको याद होगा, हमने पहले देखा था ओम प्रकाश वाल्मीकि बेचारे एक दलित राइटर हुआ करते थे, उनको बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल लिखता है, बताता है कि सबकी बराबरी है। ये गारंटी करता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, कि कोई भी रिलीजन हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, कोई भी आप किसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, या ये कहें कि विभेद नहीं कर सकते। रेस क्या है, मतलब कलर क्या है, कास्ट क्या है, कोई भी कास्ट का हो सकता है, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, क्रीड हो सकता है, कोई भी जेंडर हो सकता है, औरत मर्द, प्लेस ऑफ बर्थ, कहीं भी आप पैदा हुए हो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के हो, चाहे आप तमिलनाडु के हो, आप हिंदुस्तान के उतने ही सिटीजन हैं जितना कि कोई और आदमी है। तो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार हमको मिले हुए हैं, राइट ऑफ इक्वालिटी मिली हुई है, समानता का अधिकार। एक और कॉन्स्टिट्यूशन का एक ज़रूरी काम जो हो जाता है वो ये होता है कि डोमिनेंट ग्रुप, कोई एक पावरफुल ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसके पास बहुत पावर है या उसकी संख्या बल ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, डोमिनेंट, वो जो मार्जिनलाइज क्लास है, छोटे लोग हैं या फिर कहें कम लोग हैं, कम लोगों का ग्रुप है, उनको ओवर पावर ना कर जाए, उनको दबा ना दे, उनको ओप्रेस ना कर दे। तो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर लड़के ज़्यादा हैं और लड़कियाँ कम हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लड़के ज़्यादा हैं और लड़कियाँ कम हैं। तो लड़के कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियाँ कहते हैं कि हम बास्केटबॉल खेलेंगे, ठीक, या कोई और गेम खेलेंगे। तो अब ये जाते हैं और उसके बाद ये टीचर के पास जाते हैं, तो टीचर कहते हैं कि आप हाथ उठाइए, कितने लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कितने लोग बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं। लड़के ज़्यादा है, आपको दिख रहा है, तो ज़्यादा हाथ उठ जाते हैं, ज़्यादा उठ जाते हैं लड़कों के। तो टीचर इनको कहती है कि चलिए आप जाइए क्रिकेट खेलिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी आपके बॉयज़ की है, मिनॉरिटी यानी गर्ल्स की है। ज़्यादा लोग बॉयज़ हैं, कम लोग गर्ल्स हैं। लेकिन जो लड़कियां हैं वो अगर माइनॉरिटी में भी हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी बात सुननी पड़ेगी। यही नहीं कि बस केवल मेजॉरिटी में आप हैं तो आपकी बात चलेगी, आपका रुतबा चलेगा, आपका अधिकार चलेगा, नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें कहता है, बताता है कि दोनों की आवाज़ें बराबर है, दोनों की आवाज़ें बराबर है। कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, एक और चीज़ है कि इन्होंने तो केवल एक डिसीजन लिया कि भाई हम क्रिकेट खेलेंगे। हो सकता है कि ये इनके साथ दुराचार करें, गलत व्यवहार करें, इनको दबाएं, इनके साथ छींटाकशी करें, तब क्या होगा। तो इस तरीके की जो अनहेल्दी सिचुएशन है, जो समाज के लिए अच्छी नहीं है, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में हो सकती है, जहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो कोशिश करेगा, जहाँ ज़्यादा जिसका बहुसंख्यक हो, बहुसंख्यक दल ये कोशिश करेगा कि जो छोटे लोग हैं या कहीं मिनॉरिटीज़ हैं, जैसे अगर हमारे देश में हिंदू मुसलमानों के साथ करने लगे तो गलत हो जाएगा। उनके मतलब जो भी हिंदुओं के अगेंस्ट जा रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ करने लगे तो मामला सही नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी माइनॉरिटी हार्मनी में रहना चाहिए, मोहब्बत में रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हर एक सोसाइटी में ये टायरनी जो होती है, टायरनी का मतलब ये होता है कि पॉसिबिलिटी कि मेजॉरिटी कुछ ऐसा काम करे जो माइनॉरिटी इसमें दबे या ख़त्म हो। तो कोई भी टाइप की टायरनी जो हो सकती है, कोई भी पॉसिबिलिटी होती है जिसे हम डोमिनेशन कहते हैं, कोई भी टाइप का जिसे दबाव कहेंगे, जो बहुसंख्यक है, जो लेस लोग हैं, जिसे हम लघु लोग कहते हैं, कम लोग हैं, इसी तरीके से इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन भी हो जाता है। ये तो मैं बता रहा हूं कि बड़े बहुसंख्यक और आपके अल्पसंख्यक हो गए। इसके अलावा भी होता है, एक कम्युनिटी है उसके अंदर भी अलग अलग विभेद होते हैं। जैसे अगर आप देखें एक कम्युनिटी है, अब यहां पर उनके बीच में दिक्कत हो रही है, ठीक, इनके बीच में आपस में विभेद हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिए कि हिंदू ही धर्म में ले लीजिए, कोई शंकर को मानता है, कोई राम जी को मानता है। इन्हीं के बीच में अगर आप में टसन होने लगे कि हाँ ये भगवान ज़्यादा बढ़िया है, वो भगवान ज़्यादा बढ़िया है, तो यहाँ पर आपस में जब दिक्कत आ जाएगी तब दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि राम जी को मानने वाले ज़्यादा हो और कृष्ण जी को मानने वाले या फिर ये कहें शंकर जी को मानने वाले कम हो, तो कहीं इनके ऊपर डोमिनेशन तो नहीं हो जाएगा। जो ज़्यादा मानने वाले वो अपनी बातें थोपने तो नहीं लगेंगे, उनको दबाने तो नहीं लेंगे, तो उन माइनॉरिटी को हटा तो ना दिया जाए। जैसे हिंदू धर्म में ही आप ब्राह्मण भी देखते हैं, शूद्र भी देखते हैं, दलित भी देखते हैं, तो दलितों को खत्म तो नहीं कर दिया जाएगा, उनको दबा तो नहीं दिया जाएगा। एक तीसरा इसके लिए बहुत ज़रूरी बात आती है जो संविधान हमें देता है कि हम अपने आप को अपने आप से बचाएं। बड़ी अजीब सी बात है ये कि सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, हम अपने आप को अपने आप से ही बचाएं। इसका मतलब क्या होता है, मैं पहले स्टोरी बताता हूं तब आपको समझ में आएगा। एक लड़की है, उसका एग्जाम है,
ठीक है, कल बेचारी का एग्ज़ाम है। अब ये मॉडरेट घर की है, एक कमरा है, वहाँ पर देख रही है कि माँ बाप उसके टीवी देख रहे हैं और इस बच्ची को भी पसंद है, इसको बहुत पसंद है ये एग्ज़ाम, ये प्रोग्राम, ये सीरियल जो है, ये तीनों को पसंद है। तो अगर माँ बाप सीरियल देखते रहेंगे तो इनका मन रहेगा, इस बच्ची का भी मन रहेगा कि हम भी देख लें, क्योंकि इस उम्र में तो मन करता है ना कि हम टीवी देखें। लेकिन वो गई अपने माँ बाप के पास, देखा, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मम्मी पापा अगर आप ये प्रोग्राम आप ना देखें तो मैं अपना चैप्टर्स पढ़ सकती हूँ, मेरा कल एग्ज़ाम है, क्या आप मेरे लिए इतनी मदद कर सकते हैं? और ये एग्जैक्टली हुआ। माँ बाप ने वाकई में ये काम किया, टीवी बंद कर दी, बच्ची ने वाकई में पढ़ा और उसके बाद जब वो एग्ज़ाम दिया तो अच्छे से उसने एग्ज़ाम दिया, सारे सवालों के उसने जवाब दिए। मोस्टली क्वेश्चन जो उसके चैप्टर बचे हुए थे उसी से सारे क्वेश्चन आ गए। इसका मतलब ये है कि हम कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते थे जो हमको नुकसान पहुंचा सकते थे। अगर ये लड़की, ये बच्ची और माँ बाप उसके अगर डिसाइड कर लेते कि हम प्रोग्राम देखेंगे तो अपने आप का ही नुकसान कर रहे होते, क्योंकि उस बेचारी का अगले दिन एग्ज़ाम था, माँ बाप का भी नुकसान होता, बच्ची का भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो कई ऐसे लोग हो सकते हैं, कई लोग ये सोच सकते हैं कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है ये ऐसा हो सकता है कि कोई बड़े ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आ सकते हैं और वो ये कहें कि ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है, इस गवर्नमेंट को हटाइए आप, ठीक है। तो वो ये कहें कि चले हम एनार्की ले आएँ, मोनार्की ले आएँ या डिक्टेटरशिप ले आएँ, ऐसा भी तो हो सकता है, आर्मी को ले आएँ, मार्शल लॉ लागू कर दें। तो ऐसा हो सकता है कि कई लोग इस तरीके के लोग हो सकते हैं ना, कई लोग आ सकते हैं ऐसे। तो ज़रूरी ये है कि जब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होगा, डेमोक्रेसी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी बहुत आसानी से चीज़ों को चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई भी सिटीज़न है इनकी जो फ्रीडम है उसको छीनने के लिए कोशिश करेगा, वो आराम से नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ये, उसका कोई चेंज नहीं कर सकता। ये हमें तीसरी चीज़ ये संविधान प्रदान करता है। तो आप देखें कि हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अभी हमने देखे, उसमें क्या की फीचर्स हैं। हमने जो भी अभी आपने बात की, जो भी हमने 3 चीज़ देखे, वही कॉन्स्टिट्यूशन की धरा है, वही कॉन्स्टिट्यूशन की आत्माएं हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हैं, हमारे आयरन मैन कहलाते थे, ये संविधान सभा में आपको दिख रहे हैं। ये देखें कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके कुछ की फीचर हैं, संविधान में कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। 20वीं सदी के जब उसकी शुरुआत हुई 20वीं सदी की, तो ये समय था कि उस समय जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हो रहा था, हिंदुस्तान का जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, बड़ा वहाँ पर स्ट्रगल था। यहाँ पर जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी लोग थे, इन्होंने ये कहा था कि जब हम एक देश मानते हैं जो आपको देना चाहते हैं, हमें चाहते हैं एक फ्री कंट्री हो। इसके पहले क्या होता था कि ब्रिटिश की सारे वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते थे, यानी जो अथॉरिटी वाली सरकार थी, वहाँ पर जो कॉलोनी बनी हुई थी, देश में हमारी जो कॉलोनी थी, कि इसका मतलब ये है कि जो नया कंट्री जो आएगा वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, हर आदमी के पास इक्वल पावर होगा, यानी हर आदमी इक्वल होगा और साथ में वो कोई भी सरकार में रोल प्ले करेगा या सरकार में आ सकता है। ये चीज़ रही, तब भी सोचा लोगों ने, उसके बाद भी आ गया है, इसमें कोई एक आदमी ने नहीं किया। देखिए ये क्या हुआ कि इसको बहुत तरीके से किया गया। मैंने जैसे बताया आपको, 300 करीब लोग जो संविधान सभा के मेंबर थे, 300, मैं अगर इसको एग्जैक्टली बताऊं तो 299 थे, और क्योंकि जब पार्टीशन हो गया और उसके बाद ये लोग काफ़ी बार बैठे, 114 करीबन मीटिंग हुई 3 साल के अंतराल में, और फिर उसके बाद ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा के सामने एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन थे, बहुत सारे कल्चर थे, और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए या लिखा गया, इंडिया जो था जिस समय लिखा जा रहा था उस समय वो सही कंडीशन में नहीं था, टर्मोइल चल रहा था वहाँ पर, मतलब एक हलचल थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, कई ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पर राजा थे, किसी को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, कई लोग थे गरीब थे, ये सारे इश्यूज़ को टैकल करना था।
और ये दिमाग में लोगों के था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दिमाग में भी ये था कि हम इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो इन सबको केटर करेगा। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हो सकती थी वो डिवर्सिटी या विविधता को रखना चाहते थे और देश की जो एकता अखंडता को बचा के रखना चाहते थे। इसका मतलब ये है कि जो पॉवर्टी है या ये कहें गरीबी है, जो भी वो रिफॉर्म कर सके, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, ये जान के कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे और किस तरीके से लोग अपना देश चाहते हैं, लीडर चाहते हैं, समाज चाहते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको जो सोशो इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक रिफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, वो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें है फेडरलिज्म। पहली चीज़, फेडरलिज्म ये कहता है संघवाद। संघवाद कहते हैं इसको। संघवाद का मतलब ये होता है कि हमारे पूरे एक देश के लिए एक सरकार, मतलब अलग अलग स्तर की सरकार, पूरे देश के लिए एक सरकार, पूरे देश के लिए एक, जैसे दिल्ली में एक सरकार है, लेकिन दिल्ली की जो सरकार है, देश में एक सेंट्रल सरकार है और दिल्ली की खुद की भी सरकार है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। और ये कहें कि एक देश की सरकार जो है वो एक गांव में क्या हो रहा है उसको क्या पता रहेगा, तो एक गांव में भी एक सरकार होनी चाहिए। इसका मतलब अलग अलग लेवल की सरकार हो। सबसे ऊपर हमारा देश की सरकार आती है, फिर हम आते हैं स्टेट पे। तो स्टेट की जो समस्याएं हैं, स्टेट की सिचुएशन स्टेट को पता होती है, तो एक राज्य सरकार होगी। पूरे देश के लिए एक सरकार, हर एक स्टेट के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट, और फिर हम जब गांव और शहर की तरफ जाते हैं तो वहां पर पंचायती राज। इसी को हम संघवाद कहते हैं, इसी को हम फेडरलिज्म स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पावर किसी तरीके से एक तो रिडिस्ट्रीब्यूट हो, इसका विकेंद्रीकरण हो, और हर एक गवर्नमेंट जो है वो अपने आप से काम करें। हर जो दो गवर्नमेंट मैंने बताई आपको, उनकी लिस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग लिस्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग लिस्ट है। उस पर वो कानून बनाते हैं और उस कानून के हिसाब से वो काम करते हैं। इसके अलावा पंचायती राज है। पंचायती राज जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें रूरल और अर्बन लेवल पे काम होता है। फिर उसके बाद आती है दूसरी चीज़, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा, इसी तरीके से स्टेट में विधानमंडल है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद है। तो यहाँ पर हम अपने लेवल पे देखें, हमारा जो वार्ड है वहाँ पर हम वहाँ पर क्या चुनते हैं, हम पार्षद चुनते हैं। एक हमारा बड़ा इलाका होता है, वहाँ पर विधायक होते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब देश की बात आती है तो हम अपने इलाके से एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। इसका मतलब अगर हम राज्य की बात करें तो विधायक चुनते हैं। ये विधायक जो होते हैं, यही विधायक एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। इसका मतलब कि हर जगह पे हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन हो रहा है, निर्वाचन होता है, एक आम चुनाव जिसे कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमको 543 एमपी हम चूज करते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाएंगे लोकसभा में। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है इनकी। जैसे हमने कहा कि जो विधायक का क्षेत्र है, विधायक के क्षेत्र है, उन सबको मिला लिया जाता है, एक बड़ा क्षेत्र बना दिया जाता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्षेत्र हो जाता है, एमपी का क्षेत्र हो जाता है। तो हर एक कंट्री का सिटीजन, मतलब जो वैलिड वोटर है, मतदाता है, वो इस अपने लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि जो भी 18 साल से ऊपर है और भारत का वैध नागरिक है, वो वोट करेगा। चाहे वो अपने पंचायत के लिए कर रहा हो, चाहे वो अपने पार्षद के लिए कर रहा हो वार्ड के, चाहे वो अपने एरिया के विधायक के लिए कर रहा हो, चाहे वो अपने एरिया के एमपी के लिए कर रहा हो। तो अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट है, अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट है। इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, यानी कि पावर, सत्ता, इसका विकेंद्रीकरण है, या कहें कि इसका पूरी तरीके से सत्ता की बंटवारा है, सत्ता की साझेदारी है। यानी हमारे पास तीन चीज़ें हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीन स्तंभ है, ये तीनों एक तरीके से आधार है किसी भी डेमोक्रेसी के। हमारे देश में ये तीनों चीज़ है। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका का रूल रेगुलेशन बनाते हैं, कानून बनाते हैं, जैसे विधानसभा में और पार्लियामेंट में कानून बनते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, जो भी कानून बनते हैं उनको एग्जीक्यूट करना, उनको धरातल पे लेके आना, चलाना। इसके बाद होता है कि अगर स्टेट और स्टेट के बीच में कोई दिक्कत हो गई, स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में दिक्कत हो गई, किसी के जो अधिकार है संविधान में के संवैधानिक अधिकार को हनन हो गया, तो जुडिशरी होता है। तो इसका मतलब ये तीनों जो हमारे अलग अलग पार्ट हैं कहे डेमोक्रेसी के, ये तीनों को अलग अलग पावर दी गई है।
यानी ये जुडिशरी, सबसे बड़ी बात करूं जुडिशरी, ये बिल्कुल अलग है, ये इंडिपेंडेंट है, ये फ्रीडम इसको मिला हुआ है, यानी ये इंडिपेंडेंट रूप में काम करती है। तो यहां पर क्लियर सत्ता का पावर डिवाइड किया गया है। स्टेट जो है, देश की मैं अगर बात करूं, मैं देश की बात कर रहा हूं यहां पे, तो किसी भी एक देश में यहां पर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो भी स्वतंत्र एक संस्था है जो पूरे देश के लिए क्या कराती है, चुनाव कराती है। इसका मतलब हमारे पास बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, और ये तीन जो है सबको पावर मिली हुई है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ जाती है फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। हमने जो कॉलोनियल रूल देखा है, जब ब्रिटिश हम पे राज करते थे, उस समय हमने देखा कि हमको किस तरीके से दबाया गया, मारा गया, जेलों के पीछे भेज दिया गया। तो ये जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, वो इसीलिए बनाए गए कि भाई जो पावर आ जाएगी जब किसी के पास, तो वो ऐसा ना हो जाए कि हमारे जो मेन राइट्स हैं उनके खिलाफ काम करें, हमें दबाएं। किसी एक आदमी के राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू हैव रिलीजियस बिलीफ, इन सबको ब्रेक करे, रोके या इनका हनन करे। इसका मतलब जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, ख़ास तौर पे जो मुसलमान हैं, जो सिख हैं, ईसाई हैं, वो लोग को ऐसे राइट्स हैं हमारे पास जिससे वो यहाँ पर सेफ महसूस करें। इसके बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कुछ कहा था, उन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, उनके दो काम हैं। एक तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक आदमी, नागरिक जो है वो अपने राइट क्लेम कर सके, यानी मेरे ये अधिकार है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो राइट्स हैं वो हर एक अथॉरिटी के पास भी पता हो, कि जिनके पास पावर हो, लॉ हो, कि हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे जो सिटीजन्स हैं उनके मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों का हनन हो। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बताया गया है, मौलिक अधिकार के अलावा जो नीति निर्देशक तत्व है ये भी बताए गए हैं। वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये जाना कि भाई जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक तौर पे रिफॉर्म हो सके, और जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, जो स्वतंत्र देश होगा, उसको किस तरीके से हमें चलाना है, लॉज और पॉलिसीज़ कैसे होगा ताकि देश आगे बढ़े, पॉवर्टी ख़त्म हो। तो फंडामेंटल राइट्स मैं आपको बताऊं, 7 राइट हुआ करते थे पहले। राइट टू प्रॉपर्टी हट गया, अब 6 है। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये है कि हर आदमी, हर एक सिटीजन, वो कानून के सामने, देश के सामने या किसी के भी सामने वो बराबर है, चाहे वह किसी भी जेंडर का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी कास्ट का हो। किसी भी जगह जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनको जाने के लिए रोका नहीं जा सकता। राइट टू फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, बस किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। और आप किसी भी देश के किसी भी जगह पे जा सकते हैं, कोई भी नौकरी आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, आपको बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता, 14 साल के से कम जो बच्चे हैं उनको आप नौकरी पे नहीं, उनको चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते, नौकरी नहीं करा सकते। उसके बाद फ्रीडम रिलीजन है, हर एक आदमी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी रिलीजन आपको मानना है मानिए, उसको बढ़ाइए, लोगों को बताइए, लोगों को अपने धर्म में लेके आइए, कुछ भी आप कर सकते हैं, आप अपने धर्म को लेकर फ्री हैं। इसके अलावा कल्चरल और एजुकेशनल राइट ये कहता है, ये बताता है कि आप अगर माइनॉरिटी ग्रुप के खास तौर पे हैं तो आपका एक संस्कृति है, रिलीजन है, आपका एक भाषा है, उन सबको आप बचा सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्थापित कर सकते हैं अपने कल्चर को, हेरिटेज को बचाने के लिए। इसका मतलब ये है कि मदरसा है तो आप बना सकते हैं, आश्रम है बना सकते हैं, आप कोई क्रिश्चियन स्कूल खोल सकते हैं, किसी को कोई बाध्यता नहीं है, इसमें रोक नहीं है। उसके बाद ये जो 6वीं है, ये इसमें कुछ ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये अधिकार ये है कि बाकी जो 5 अगर राइट कहीं ब्रेक हो रहे हैं या रोके जा रहे हैं तो आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लेके कोर्ट में जा सकते हैं और सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। अगली बार आती है सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि हमारे देश में एक रिलीजन नहीं है, जितने भी रिलीजन आप सोच सकते हैं ना दुनिया के, वो हमारे यहाँ हैं, सारे के सारे। तो सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि सरकार की नज़रों में, प्रशासन की नज़रों में और कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में सारे के सारे धर्म बराबर हैं, सारे के सारे धर्म बराबर है। एक सेक्युलर स्टेट का मतलब ये होता है कि देश, जो गवर्नमेंट है, वो कोई एक रिलीजन, कोई एक धर्म को आगे नहीं बढ़ाएगा,
उसका कोई एक रिलीजन नहीं होगा, देश का कोई रिलीजन नहीं होगा, सारे रिलीजन जो है वो बराबर है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, निरपेक्ष को अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो निःपक्ष, बगैर किसी पक्ष के। ठीक, तो पूरे इसमें हमने ये जो बात की वो ये है कि सबके लिए समान धर्म होगा। तो ये बात की इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।